चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ऑप्शन ए, ओवरऑल एफिशिएंसी इज लो, इट इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट, मेंटेन्स नेंस कॉस्ट इज लो, एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल इज पॉसिबल। तो देखिए बड़ा सही सा आंसर है यहाँ पर कि अगर आप देखें यहाँ पर इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही आंसर है। क्यों? इलेक्ट्रिकल हीटिंग की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है और एक्यूरेट भी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये डर्ट फ्री, ये सब एडवांटेजेस हैं इसके। यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन हैं, दीज ऑल आर एडवांटेजेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, और इसकी एफिशिएंसी लो नहीं, यहाँ पर हाई होती है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यूटिलाइजेशन के चैप्टर्स में आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट द रोटर इज, ऑप्शन ए रनिंग एट सब सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन बी रनिंग एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन सी रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन डी एट रेस्ट। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आप नाम से ही पता चल रहा ब्लॉक रोटर, मतलब आपने रोटर को ब्लॉक कर दिया, स्पीड विल बिकम जीरो एंड द स्लिप ड्यूरिंग दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो टेस्ट है, इस ब्लॉक रोटर टेस्ट को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, इसे कंडक्ट क्यों किया जाता है? इसे कंडक्ट किया जाता है, ये भी पता होना आपके लिए ज़रूरी है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई आप शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट कर सकें एट नॉर्मल वोल्टेज। ठीक है, दूसरा पावर फैक्टर का क्या वैल्यू रहेगा एट शॉर्ट सर्किट, और तीसरा है हमारे पास टोटल लीकेज रिएक्टेंस, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रेफर टू स्टेटर साइड। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला एन आर इक्वल्स टू 0 होता है, यानी इसका मतलब है द रोटर विल एट रेस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और ये जितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ यार, इन सारे पॉइंट्सों को भी ना नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि एक तरीके का रिवीजन है, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the most economical value of the diameter of a single core cable to be used on a 50 kV single phase system. The maximum permissible stress in the dielectric should not exceed 40 under root 2 kV per centimeter. यार देखो आपको पता है जो इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल रेडियस, उसका एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V ओवर वी मैक्स ओवर जी। ठीक है, जी मैक्स। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो वी है बेटा, ये हमेशा पीक टू पीक वैल्यू होती है, यहाँ अक्सर गलतियाँ होती हैं एग्जाम के दौरान। दीज ऑल आर पीक टू पीक वैल्यूज। तो यहाँ पर आपसे देखो एग्जाम में गलती क्या होगी, जैसे मान लीजिए चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, तो आर हमने यहाँ पे पुट किया और वी मैक्स हमारा देखो कितना होगा, ये आर एम एस वैल्यू दी गई है, पीक टू पीक क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। और आपको जो परमिसिबल स्ट्रेस डायलेक्ट्रिक वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी है, 40 अंडर रूट 2 दिया गया है, ये इट विल बी 1.25 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में 1.25 सेंटीमीटर दे देता तो आप क्या करते, एकदम से टिक लगा के बढ़ जाते, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर आपसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ सिंगल कोर केबल, तो रेडियस को यहाँ पर 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तब आपको डायमीटर मिलेगा, है ना। तो डायमीटर के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द पावर प्लांट हैज नो रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू, तो देखो यार आपको पता होना चाहिए कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड ओवर डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी।
और वहीं पर रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है? आपकी रिजर्व कैपेसिटी होती है माय डियर प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि ये वैल्यू ज़ीरो है तो यानी प्लांट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? मैक्सिमम डिमांड। तो इस वैल्यू को अगर आप यहां पर पुट करेंगे प्लांट कैपेसिटी बराबर, तो आप पाएंगे कि एवरेज डिमांड ओवर मैक्सिमम डिमांड। तो एक फॉर्मूला बन गया जो आप सबको बड़े अच्छे से पता है, इसको कहते हैं अपन लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर। तो यानी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू लोड फैक्टर व्हेन देयर इज नो रिजर्व कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज ऑफ ए गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, निकल। क्या होगा राइट आंसर? भाई देखो इसका जो आंसर होगा बड़ा साफ है। जैसे आपको गोल्ड को प्लेट करना है, मान लो कोई एक्स है मटेरियल है, इसके ऊपर आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है। तो याद रखें जब भी आपको प्लेटिंग जिसकी भी करनी है, जिसके ऊपर करनी है उसे तो आप कनेक्ट करो कैथोड से, और जहाँ पर जिस चीज़ को करना है उसे करो आप एनोड पर, क्योंकि पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर ए सर्किट ब्रेकर, प्लग, सॉकेट, आइसोलेटर। यार सिंपल सा है, बहुत बहुत ही आसान है ये। तो बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉकेट, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंबल आपको याद रखने हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA सिंगल फेस अल्टरनेटर इज 0.5 ohm ऑन शॉर्ट सर्किट ए फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर गिव्स ए फुल लोड करंट। कितना दे रहा है आपको? 200 एम्पियर। द ओपन सर्किट ईएमएफ फॉर द सेम एक्साइटेशन। मतलब क्या है? इसका मतलब है योर फील्ड करंट विल रिमेन सेम 40 एम्पियर। ठीक है, इस 120 वोल्ट। तो आपको इम्पिडेंस पूछना है, सिंक्रोनस इम्पिडेंस देखो क्या होगा आपका, बहुत बढ़िया है, VOC ओवर ISC। बट सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, फील्ड करंट आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो 40 पे मिला आपको 40 पे मिला आपको 1200 वोल्ट, और 40 एम्पियर पे मिला आपको 200 एम्पियर, विच इज इक्वल्स टू 6.0 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not an advantage of hybrid stepper motor? High efficiency at low speed. So high efficiency at low speed, greater torque per unit volume, small step length, low inertia and weight. तो देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाई एफिशिएंसी एट लो स्पीड, वेरी गुड। ग्रेटर टॉर्क अगर मिले, ये भी एकदम पॉजिटिव सेंस में बात है। स्मॉल स्टेप लेंथ, जितनी स्टेप लेंथ कम होगी उतना ही अच्छा क्या होगा आपका मूवमेंट होगा एंगुलर। तो ये देखो ये सब पॉजिटिव है। नॉट एन एडवांटेज, लो इनर्शिया एंड वेट। क्यों? क्योंकि देखो हाइब्रिड का मतलब ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिलक्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो रोटर पर मैग्नेट्स होने की वजह से
रोटर का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, हाई, यानी इनर्शिया आपका हाई होता है। तो यहाँ पर ये लो नहीं होता, ये होता है हाई इनर्शिया एंड वेट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, एडवांटेजेस है। हाइब्रिड मोटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वोल्टेज वी इन द फॉलोइंग सर्किट। ऑप्शन ए 14 वोल्ट, ऑप्शन बी 6 वोल्ट, ऑप्शन सी 10 वोल्ट, ऑप्शन डी 30 वोल्ट। तो क्या लगाना, अप्लाइंग केवीएल इन सर्किट। जैसे ही आप करेंगे तो 12 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट माइनस का V इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 18 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। बहुत आसान था यार ये तो क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो बहुत ही आपके लिए इजी रहते हैं और सही कर सकते हैं आप। आइडेंटिफाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो। ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है भाई, आपका मैनोमीटर है। इट इज ए सिंबल ऑफ मैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प। हाई लुमिनस एफिशिएंसी, राइट है। लॉन्ग लाइफ होती है, लो रनिंग कॉस्ट होती है। ठीक है भाई, बल्ब के मुकाबले ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग महंगा पड़ता है, याद रखना। रनिंग जब आप ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो बल्ब के मुकाबले सस्ती पड़ती है। नो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ये गलत है यार। देखो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन है, मान लो इंडस्ट्री में आपका कोई रोटर है, मान लो ये रोटर है और ये घूम रहा है और यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैम्प की लाइट है। तो होता क्या है कि रोटर जो है घूमता, अगर घूम रहा है तो फ्लोरेसेंट लाइट में ये स्टेशनरी दिखाई देता है, आपको स्टेशनरी मतलब रुका हुआ दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। मतलब घूमती हुई चीज़ें अगर आपको स्टेशनरी दिखाई दें फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट लैम्प की लाइट में, तो वो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। इसे रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं यार सोडियम वेपर लैम्प का इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये एडवांटेज नहीं यार, ये ना डिसएडवांटेज है। दिस इज एन डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूबलाइट या फ्लोरेसेंट लैम्प, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए 7 सेगमेंट LED शुड बी लाइटेन ऑन द टॉप डिस्प्ले द डिजिट 1। देखो आप सबको पता होगा यार, ऐसे करके आपने देखा होगा LED में, इनकी एक नंबरिंग होती है। अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो इस टॉपिक को, A B C D E F और G। अब आपको 1 बनाना है, यानी ये बनाना है 1। तो कौन से सेगमेंट को जलना चाहिए आपका, ट्रू होना चाहिए B और C को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसे कहूँगा नाइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस ऑफ टेस्ट ऑफ DC मशीन स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग नो लोड लॉस ऑफ ए लार्ज DC मोटर इन स्विनबर्न टेस्ट और रिटार्डेशन टेस्ट DC शंट इज यूज्ड फाइंडिंग द स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, तो यार देखो बिल्कुल सही बात है। आपका जो इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ DC शंट मशीन, मतलब इसे अपन मोटर और रोटर जनरेटर, मोटर और जनरेटर की तरह चलाकर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो स्विनबर्न टेस्ट के अंदर होता है ये बिल्कुल सही है, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। लेकिन याद रखें ये नो लोड लॉसेस पे। ठीक है, रिटार्डेशन टेस्ट
बिल्कुल सही है। इससे आपको स्ट्रे लॉसेस मिलते हैं, ये भी राइट है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट टेस्ट। एक टेस्ट और होता है हॉपकिंसन टेस्ट, है ना। इसके नाम को और भी आप जानते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं हम इसे, है ना, हीट रन टेस्ट भी कहते हैं। तो मुझे आप कमेंट में करके बताइए एक टेस्ट का किस लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट को वाई, इससे क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए गुड हीटिंग एलिमेंट शुड हैव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डैश एंड ए डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यार देखो बड़ी साफ बात है, यानी यहाँ अगर सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपसे दूंगा तो फ्यूज़ के बारे में दूंगा, है ना। चलो अगर गुड हीटिंग एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे सही और सही बात है कि आपका जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है, और उसका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, लो। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू उसका लो होना चाहिए। तो ये हाई, ये लो। फ्यूज़ का एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है, उसमें लो रहता है, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है। ओके।